10 कदम दा ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम आप देखेंगे आज मेरे और हर्षता के साथ। कुछ देर में हर्षता भी इस मंच पे होंगी। राजेश सतपुते, निलेश जैन, रुचित जैन, प्रशांत सावंत इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद होंगे। हम चार मेहमानों से ट्रेड पिक करेंगे, एग्जैक्ट इंडेक्सेस पे उनकी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे और दो ट्रेड्स और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ निलेश शाह होंगे, एमडी एंड सीईओ कोटक एएमसी के। एक बहुत महत्वपूर्ण जंचर है ये बाजार का, एक लेवल है, एक पड़ाव है। अर्निंग सीजन पूरा हो चुका है, क्रूड में रिट्रेसमेंट था, हालांकि आज पुल बैक है। डॉलर इंडेक्स में एक मजबूती आते आते कोलैप्स। ये अर्निंग सीजन कैसे रहा, सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे खुल के आज निलेश जी के साथ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त निफ्टी डे लो की ट्रैजेक्टरी में है, सो एज निफ्टी बैंक इस वक्त। निफ्टी बैंक करीब 43,896 और निफ्टी 18,508। HDFC बैंक है डे लो, ICICI बैंक है डे लो। फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त रुचित और निलेश। रुचित, पहले आपका इंडिसेस पे व्यू और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के। जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से मार्केट्स में करंट लेवल से थोड़े प्रॉफिट बुकिंग होने चाहिए। सो आइडियली इसका रीजन ये है कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन के आप FIS के इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखेंगे तो लगभग 2 दिन पहले 62% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी। वो कल और परसों 2 दिन से थोड़ा कम होकर वापस 45% के आसपास हो गई। इनफैक्ट कल उन्होंने 10,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पोजिशंस के कम किए, अनवाइंड की, और 11,800 नए कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड की। तो यूजुअली जब ऐसे FIS की अनवाइंडिंग होती है तो वो थोड़े से संकेत रहते हैं कि मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग वो कर रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स भी ऑल्दो एक ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े ओवरबॉट जोन में मिड कैप स्पेस भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स पे व्यू है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ज्यादा तेजी इमीडिएटली इंडेक्स पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 18,450 440 तक मार्केट्स एक बार ये डिप दे सकता है आज, और 43,700 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 43,700 के नीचे बैंक निफ्टी में भी फिर वीकनेस दिख सकती है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, तो क्योंकि मार्केट्स इंडेक्स फ्रंट पे इतना कुछ मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सो मैं ज्यादा डिफेंसिव स्टॉक्स में फोकस करूंगा कि जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़े डिफेंसिव में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो विद इन द डिफेंसिव स्पेस मेरिको मेरी पहली पिक रहेगी आज, जहां पे खरीदारी की सलाह है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट 1.5 साल के कंसोलिडेशन से हमने देखा है कि स्टॉक में आया है, और यहाँ पे 535 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट टर्म में 585 तक के टारगेट्स के लिए मेरिको में खरीदारी कर सकते हैं। और सेलिंग साइड पे मेरे हिसाब से बायोकॉन में थोड़ा यहाँ पे अनवाइंडिंग हो सकती है, क्योंकि आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है उसके बाद मोमेंटम रीडिंग्स यहाँ पे सेल साइड पे गए हैं। तो बायोकॉन में मेरी बिकवाली करने की सलाह रहेगी 245 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे 227 तक के आसपास के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल बायोकॉन में आपके लिए एक ट्रेड। डिफेंसिव काउंटर्स पर थोड़ा सा फोकस अब बढ़ता हुआ। अब राजेश सातपुते, बताइए आपका इस घंटे के लिए कोई खास नया ट्रेड है? हर्षदा जी, देखिए रेन इंडस्ट्रीज पे मेरी नजर है। मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज में आज अच्छा ब्रेकआउट आया है। इसके अपने 50, 100 एंड 200 डे में का जो क्लस्टर था इसके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो रेन बाय करे, रेन इंडस्ट्रीज। अपना अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 153 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो है करीबन 164 का। एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक बाय निकलता है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। रादर मैं कहूँगा हर्षदा जी ये कंटिन्यूएशन है। कल का मेरा जो ट्रेड था टाटा कम्युनिकेशन का, इसी का ये कंटिन्यूएशन है। मेरे हिसाब से इसका टारगेट बनेगा करीबन 1370 का। तो जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 1330 का। सो टाटा कम्युनिकेशन एंड रेन इंडस्ट्रीज, ये दो बाय कॉल रहेंगे। कम्युनिकेशन और रेन इंडस्ट्रीज तेजी का ट्रेड। अब देखिए टाटा कॉम्स में अच्छी खासी तेजी इन द लास्ट फ्यू डेज देखने को मिली है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट पिक जो मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल पे, वो है टाटा केमिकल्स। मुझे लग रहा है यहाँ अच्छी बेस बनी हुई, करीबन 970-75 के बीच में है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस में रखूंगा वो होगा 960, 960। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 995, 995 से लेके 1,000 तक देख रहा हूँ। जो नेक्स्ट पिक मेरी होगी वो PSU बैंकिंग से। ओवरऑल सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेड बाय कैनरा बैंक। यहाँ पे मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है, 185 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो 182, 182 का स्टॉप लॉस में रखूंगा, और मेरा टारगेट होगा 195, 195 का। ओके, निलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज दो निलेश हैं इस कार्यक्रम में, अभी एक टेक्निकल एनालिस्ट जुड़े हैं हमारे साथ। निलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपका आइडिया इस वक्त दो ट्रेड्स व्यू आपके। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी एंड अर्चदा जी। देखिए, सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह है वो है कैनरा बैंक पे।
निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं और एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 318, 320 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है एंड आज के डेज दो के आसपास का 308 के लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 320 के टारगेट्स होंगे। एक बिकवाली का ट्रेड भी है जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी है। एक बिकवाली का ट्रेड है IGL पे, ऊपरी स्तरों से यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है और एक छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्ट्रक्चर डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है और निचले स्तरों पर मेरे ख्याल से यहाँ पे 455 से 450 तक के लेवल भी टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो करंटली फ्यूचर्स में देखें तो 470 पे काउंटर ट्रेड हो रहा है। आज के दिन के उच्चतम लेवल का स्टॉप लॉस लगाना होगा 477 का और निचले स्तरों पर 460 एंड 452 का टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स सामने आते हुए। अच्छा, मार्केट के कुछ और ट्रेड्स आपके लिए मैं पेश करती हूं और यहाँ पर जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला, अब लार्जली ज्यादातर ट्रेड्स वीरू और आशीष ने पहले मैप किए होंगे, स्पॉट किए होंगे, लेकिन इस घंटे हर टिक के साथ थोड़ी सी पोजीशंस और तेजी की इन टू व्हीलर काउंटर्स में दिखने लगी है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल भी है। प्रशांत, कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का मौका है क्या इन टू व्हीलर काउंटर्स में, जहां पर नंबर्स अस्टाउंडिंग है, क्लियरली डिमांड में पिकअप के सीधे साइंस दिख रहे हैं? जी, इसमें हर्षा जी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि दोनों ही रैली कर चुके हैं। तो अभी अगर हम कोई ऑप्शन ढूंढे तो वो थोड़ा सा एक ट्राइंग टू कैच एट अ रॉन्ग लेवल होगा और शायद हम ट्रैप हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर पोजीशन हो तो डेफिनेटली ट्रेड करके बने रहिए, बट अगर अब एंटर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट हो जाए। ओके, तो बजाज ऑटो में थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना बनता है, क्लियरली ऑप्शंस के जरिए नहीं, अगर लेना है तो फ्यूचर्स में ही लेना है। दो ट्रेड्स जो हमने पिछले हफ्ते भी आइडेंटिफाई किए थे और इस हफ्ते से हमने देखा इनमें रुक रुक के खरीदारी हुई है। PFC REC, आपने इन दोनों का काफी जिक्र सुना होगा। PFC आपकी स्क्रीन पर 3.25% के गेंस 189 के स्तरों पर आता हुआ, तो आज फिर इसमें मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। REC भी अगर आप देखेंगे ये भी करीब 1.5% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पर आगे पिकअप देखने को मिलेगा। नीलेश जैन, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्योंकि ये दो काउंटर्स रहे हैं, अगर पिछले मई महीने का चार्ट देखेंगे अच्छे रिटर्न्स इनमें बने, कंसिस्टेंट खरीदारी हुई। बिल्कुल अशिता जी, देखिए दोनों ही काउंटर चार्ट पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बट इन लेवलों पर अगर कोई फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं कहूंगा REC पे करके चल सकते हैं। अभी भी अपसाइड में 150 से 160 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं, बट ये काफी अच्छे पोर्टफोलियो स्टॉक साबित हो सकते हैं और एक बड़े टाइम फ्रेम पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो REC लिमिटेड ऊपरी स्तर पर 150, 160 की अपसाइड के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 137 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। साथ ही साथ PFC में भी काफी अच्छा मूव है, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अगर कोई डिप मिलती है तब यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 200 के पार ये बहुत जल्द काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है। 180 के नीचे का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये आपके लिए एक ट्रेड REC पर बनता हुआ, तो क्लियरली मोमेंटम है। आप एक अपडेट दीजिएगा जब नीलेश शाह साहब तैयार होंगे, डायरेक्टर साहब, क्योंकि उनसे भी एक डिटेल में चर्चा करेंगे और स्पेशली ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक फ्रंट पर जो GDP के आंकड़े आए हैं, उन सब पर उनकी राय लेंगे ज़रूर। एक और ट्रेड मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ, जहाँ पर इस घंटे दरअसल पोजीशंस थोड़ी सी ट्रिम डाउन होने लगी हैं। आपको याद होगा कल तक हम बात कर रहे थे FMCG काउंटर्स की। ब्रिटानिया 46.54 पर है। इसमें पिछले 10 मिनटों में कुछ %0.5% का मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। नेस्ले में कुछ हल्की हल्की मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है और HUL में भी बहुत मामूली ऊपरी लेवल से बस कूल ऑफ देखने को मिला है। अब राजेश सातपुते, हम सब जानते हैं कि ब्रिटानिया ने क्या कमाल करके दिखाया था परसों के सत्र में। HUL पर भी अच्छी खासी रिटर्न्स बने। आप यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को क्या सुझा रहे हैं? मुनाफा है, बुक करें, या फिर अभी भी आगे और 47 और 5 के बियॉन्ड जाने के चांसेस हैं? हर्षदा जी, मुझे लगता है ये जो सेक्टर है वो इटसेल्फ इज सो बजिंग कि आप आपकी पोजीशन यहाँ पे हल्की नहीं कर सकते। इनफैक्ट यहाँ पे हम यही क्लाइंट को सलाह दे रहे हैं कि जहां डिप मिले वहां पर आप ऐड करते जाइए। इनफैक्ट ब्रिटानिया आज मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था, ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका 10 DMR जो बनता है, जो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम जो देखते हैं एज ए ट्रेडर, वो करीबन 4620 के आसपास है। तो अभी बहुत जगह है, अगर वो ये प्रॉफिट बुकिंग भी आती है
तो भी बाइंग के लिए बहुत जगह है। तो यहाँ पे देखिए बायस अभी भी पॉजिटिव है और मैं मानता हूं कि इसका टारगेट कम से कम 4,800 4,850 का होगा। तो प्रोबेबली ये मॉर्निंग डिप के बाद मुझे लगता है ये सेटल होगा और फिर से रिएक्ट होगा, बाउंस करेगा। ब्रिटानिया 4659 पे बड़ा अच्छा ट्रेड पिक किया था सुबह सुबह आपने। और हर्षा मार्केट से डे लो 18492 निफ्टी हायर लेवल से अब लगभग 100 पॉइंट नीचे आ चुका है और बैंक निफ्टी हायर लेवल से 200 पॉइंट नीचे। वो हर्षा कल वो जो कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रीच था टू पिक लॉन्ग्स, आज इसलिए मैंने इंटरेक्टिव वो कहा था कि भाई शॉर्टिंग की अप्रोच रखिएगा। अगर ये फर्स्ट जोन बाइसेक्ट नहीं होता 43,997 और 44,178 कोलैप्स हुआ, वहां से लगभग इस वक्त निफ्टी 200 पॉइंट। निफ्टी एट डे लो बात कहने वाली यहां पर यह है, निफ्टी बैंक एट डे लो कि कोटक भी अब एक सिवियर सेलिंग प्रेशर विटनेस करता हुआ। लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक एट 1941 बिलो 20 ऑलमोस्ट एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नीलेश, आप कोटक को कैसे अप्रोच करेंगे? आज HDFC बैंक में कॉन्फिडेंस कम है, उसने क्रिटिकल लेवल को वॉलेट किया। ICICI बैंक फॉलिंग बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्रिटिकल जंक्चर है, लेवल है इंडिसेस के लिए भी और इन 2-3 स्टॉक्स के लिए भी। कोटक एट डे लो, आपका व्यू क्या है यहाँ पर? देखिए इमीडिएट ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज है। ऊपरी स्तरों पर जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वो लगभग 2000 के आसपास का है। तो 2000 का लेवल काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, बिकॉज आप मल्टी मंथ लेवल पे देखें तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जब तक डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी और डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है, 1920 1915 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो स्लाइटली नेगेटिव साइड में है। तो यहाँ पे निचले स्तर पर 1920 से 1950 के टारगेट के लिए एक बार के लिए शॉर्ट भी किया जा सकता है 1965 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर एक व्यू क्लियरली तेजी का बन रहा है। और अब कोटक AMC की बात कर लेते हैं कि वो इस समय मार्केट को कैसे एनालाइज करें। हमारे साथ कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह हैं। वीरू के मुंह से गलती से ये निकल गया था कि नीलेश शाह से पूछेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या ओपिनियन है। फील फ्री टू कॉमेंट ऑन नीलेश जी, लेकिन वेलकम टू CNBC आवाज। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पर खड़े हैं। पिछले इनफैक्ट निफ्टी बैंक हाइस पर, आज हम सुबह में देख रहे थे मिड कैप इंडेक्स हाई पर, निफ्टी अपने हाई के बेहद करीब देखने को मिल रहा है। और जब इस तरह का सिनेरियो होता है लोगों के मन में फिर सवाल आता है कि अगर मैंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अब भी लेने का मौका है या नहीं। आप इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? और ऑफ कोर्स कभी कभी अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन आता है, तो आजकल जो थोड़ी बहुत कूल ऑफ इंडेक्स में देखने को मिल रही है, ये क्या उन सभी लोगों के लिए एक मौका है जो मन नहीं बना पाए थे निवेश करने का या नया निवेश करने का? राधा हर्षदा, जब आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का वो सबसे अच्छा उपाय है। अगर मूवी देखनी है तो थिएटर में अंदर जाके बैठना पड़ेगा। अगर एक मकाम पे पहुंचना है तो गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। बाहर खड़े रह के तो मूवी का आनंद नहीं आएगा जी। सो जब भी आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का अच्छा समय है। एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था, मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन एक्चुअल करेक्शन। तो मेरी सभी निवेशकों से यही गुजारिश है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जब भी पैसा हो जेब में, वो निवेश का सबसे अच्छा समय है। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना लोगों के हाथ में पैसा है, लेकिन नीलेश जी एट द मोमेंट एक साइन हमने पढ़ी है। एक तो GDP के आंकड़े, जहां पर सारे डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमी की रफ्तार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। तो इन दोनों को अगर मद्देनजर देखें तो आई एम श्योर लोगों के हाथ में अब पैसा बच रहा है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन में कूल ऑफ है। लेकिन आप इंडियन मार्केट्स पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नॉर्मली पीक्स पर आकर सवाल यही होता है कि यहां से क्या और भी बेहतर रिटर्न बनेगा या नहीं। इज द बेस्ट येट टू कम सर? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। हर्षदा, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी तब लोगों ने कहा था कि 3000 का सेंसेक्स पार कर ले तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। आज कोई ये नहीं कहता कि 3000 का सेंसेक्स या 3000 की निफ्टी पार करना बड़ी बात है।
पिछले 30 सालों में हमने कई ऊंचाइयां देखी है, कई चोटी देखी है और मार्केट लगातार आगे बढ़ता गया है। दूसरी बात रही लोगों की जेब में पैसे होने की। जब 11 करोड़ इन्वेस्टर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा खो सकते हैं, जब 16 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी अलग अलग प्रकार की गेम खेल सकते हैं और उसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से निवेश करने के लिए पैसे तो जरूर होंगे। एग्जैक्टली अच्छा, अब आते हैं नीलेश जी। अब हम थोड़ा ये पिक्चर ड्रॉ ये हो गई मोटे तौर पे कि हमें स्टेट इन्वेस्टर की अप्रोच रखनी है और डिप्स का इस्तेमाल भी करना है, कुछ ना कुछ लेना है। नीलेश जी, अब यहाँ से पहले आपकी टिप्पणी समझना चाहूँगा, देखना चाहूँगा इस पर्सपेक्टिव से कि ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा, और इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आपका किस पे है? एक कॉन्फिडेंस आपका रियल स्टेट पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका बैंक्स पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका रियल स्टेट एंसिलरी पे काफ़ी था। जब से रेट पॉज आया है, रेट हाइक की प्रोसेस में पॉज आया है, इन तीन स्पेस ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। अब इस अर्निंग सीजन के बाद आपका कॉन्फिडेंस किस थीम पे सबसे ज्यादा है इस वक्त? वीरेंद्र भाई, इस बार के नतीजे मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर आए। पहले लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब आएंगे, बट पीछे के 15-20 दिनों में जो भी नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए। बैंकिंग क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र में नंबर्स काफी अच्छे थे। कमोडिटीज क्षेत्र में बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस गिरी तो नंबर्स थोड़े खराब आए। मोर इम्पोर्टेंटली जो मैनेजमेंट की कमेंटरी है वो बाय एंड लार्ज पॉजिटिव आई है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम चलता रहेगा। फोर्थ क्वार्टर जीडीपी में भी हमने देखा इन्वेस्टमेंट अब टेक ऑफ कर रहा है। जनरली जब निवेश होता है तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो सब्जेक्ट टू मॉनसून मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी, उस वजह से कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी फायदा बना रहेगा और निफ्टी शायद 1050 से 1100 रुपए की अर्निंग FY25 के लिए करने के आसपास रहेगी। ओके तो नीलेश जी, मतलब अगर थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप नहीं होंगे, अगर थोड़ा आप नीचे उतरें और सेक्टर पे टिप्पणी करना चाहें, और उसमें मैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे या फिर सामने पेश करूंगा ऑटो। मतलब हम खुद स्क्रीन पे बजाज ऑटो को देख के, हीरो मोटर कॉर्प को देख के, टीवीएस में तो काफ़ी स्ट्रेंथ थी, बड़े हैरान थे, भौचक्के से थे, बड़ा डोमिनेट किया बीते 3 महीने के इस स्विंग को ऑटो ने। सबसे पहला स्पेस जिसमें आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ऑटो, यहाँ से अभी कितना पैसा और बनना बाकी है टू व्हीलर स्पेस में, और अब अगर पिक करना हो तो अब आप क्या पिक करेंगे? कॉमर्शियल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, एंसिलरी या फिर बैटरी स्टॉक्स, आपके रडार पे क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम नियरली ऑल टाइम हाई मार्केट पे बात कर रहे हैं। यहाँ से कंपाउंडिंग के ऊपर देना है रादर देन मल्टीपल टाइम्स रिटर्न। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं। एक, डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और टू व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपांशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है, और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। सो ये जो एक एक्सपांशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये
लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज आप टू व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ऑटो क्षेत्र में निवेश करें, पैसेंजर व्हीकल, लोकल प्लस ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स एंड टू व्हीलर्स विद एक्सपोर्ट्स एंड ईवी प्रेजेंस, वो मेरे हिसाब से मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। तो टू व्हीलर में अनडाउटेडली पोटेंशियल है और नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। नीलेश जी, आपने इनफैक्ट एक चीज कही थी कि इकोनॉमी अब इन्वेस्टमेंट फेज में आती हुई दिखाई दे रही है और इन जीडीपी के आंकड़ों में भी हम वही देख रहे थे कि जो रियल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का आंकड़ा है उसमें सब्सटैंशियल इजाफा देखने को मिल रहा है। आई एम गेसिंग इट्स एट मल्टीपल ईयर हाइज। इस कैपेक्स पुश में अब कंस्ट्रिंग हम अगले साल एक इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं, क्या आप जैसे फंड मैनेजर्स फिर कॉन्शियसली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर देख रहे हैं, क्योंकि वहीं पर वो प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा नंबर्स में भी और होपफुली ऑर्डर्स में, डिलीवरीज में? हर्षदा, भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट निवेश के मामले में अब वो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन रहा है। पिछले साल हमने तकरीबन 985 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इस साल हम $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर देंगे। एक और चीज हमने देखी है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बढ़ाने के साथ साथ एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। इलेक्शन के पहले सारी सरकार बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। तो ये सारी चीजों को अगर हम जमा कर दें तो लगता है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू सीमेंट, इसमें जनरली एक तेजी बनी रहनी चाहिए। हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी अगेन चाइना प्लस वन थीम को प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पेरेंट मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस अवेलेबल है, ब्रांड भी अवेलेबल है। जब तक ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में ये बिजनेस ला रही है वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ये सारा बिजनेस अपनी 100% ओन सब्सिडरी में कर रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होगा। तो हम उस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज को अवॉइड करते हैं। बट जो कंपनीज अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को साथ में लेके चल रही है हम उनमें निवेश कर रहे हैं। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन ये एक क्षेत्र भी है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के कैपिटल गुड्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के क्षेत्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसमें हम निवेश कर रहे हैं। अक्रॉस हमारे सारे पोर्टफोलियो में इन क्षेत्र के ऊपर जनरली ओवरवेट है। नीलेश जी, मैं जानती हूँ आप काफी समय से बैंक्स और फाइनेंशियल्स को लेकर भी बुलिश रहे हैं। अब यहाँ पर अर्निंग्स ने भी दिखाया है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर निजी बैंक। इनका प्रदर्शन एक तरफ और दूसरी तरफ जो आरबीआई की अगले हफ्ते पॉलिसी आने वाली है, कंसिडरिंग पिछले बारी एक सॉम्बर पॉज लिया था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आरबीआई क्या करने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? और लार्जली ग्लोबल जो दूसरे फेडरल रिजर्व्स है या फिर दूसरे सेंट्रल बैंक्स है, उनकी तरफ से कितनी देरी लग सकती है इस तरह का पॉज लेने में या फिर वो रेट साइकिल रिवर्स होने में? हर्षदा, आजकल हम जब विदेशी निवेशकों से मिलते हैं तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए सिर्फ एक स्लाइड बना के लेके जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं हमारे वहां पे शामराव विट्ठल बैंक है, छोटी सी बैंक है, महाराष्ट्र बेस्ड है। और जब सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक के ऊपर प्रॉब्लम हुई तो एसवीबी के नाम पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे न्यूज घूमने लगे थे। हमारी शामराव विट्ठल बैंक को बोलना पड़ रहा है कि जब एसवीबी की बात करो तो वो अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, हम नहीं है। ऐसा माहौल आज भारत के बैंकिंग क्षेत्र में है। वह एक स्लाइड दिखाने के बाद कोई विदेशी निवेशक हमें बैंकिंग क्षेत्र के बारे में सवाल नहीं करता। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत की
छोटी सी छोटी बैंक अमेरिका की बड़े से बड़ी बैंक से बेहतर साबित होगी। ये हमारे बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेटर्स का जो उन्होंने कोशिश की उसका परिणाम है। अभी भी हमें लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो थोड़ा सबड्यूड हो जाएगा, बिकॉज बेस बन गया है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिला के तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया है, तो उस बड़े बेस के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट वैल्यूएशन आज भी बैंकिंग क्षेत्र की फेवर में है, एंड वहां पे आप कंपाउंडिंग के जरिए निवेश कर सकते हैं। कई लोग बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जिस बैंक में आप डिपॉजिट रखते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर रखते हैं, उसके शेयर्स भी थोड़े खरीद के रख लीजिए। वाकई। चलिए, बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे ये नीरज जी की टिप्पणी थी। पता है नीरज जी, अभी कुछ दिनों पहले हर्षिता जापान घूम के आए, लास्ट वीक। पता नहीं हर्षिता, मुझे याद है 2008 या 2009 में नीरज जी ने मेरे को एक किस्सा सुनाया था कि जब नीरज जी जापान गए थे तो रूम का लॉक नहीं खुल रहा था। नीरज जी 2008 में मैं आपसे आईसीआईसी में मिला था, वो किस्सा कुछ बताएंगे एक बार, क्या था वो, है ना? क्या था वो किस्सा? मैं पहली बार जापान गया था, वहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा होती है। वो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि मैं आपको आके रूम दिखा देता हूँ। मैं अपने गुरूर में था कि नहीं भाई, मैं तो दुनिया घूम चुका हूँ, आप मुझे क्या रूम दिखाएं, मैं खुद समझ लूंगा। अंदर चला गया, 10 मिनट घूम के बाहर रखे, फोन करना पड़ा, भैया स्विच कैसे चालू करे वही सिखा दे। और मतलब हर्षिता, आपने भी देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जापान में है वो बहुत ही बढ़िया है, एंड एक ऐसी डिसिप्लिन सोसाइटी देखने को बहुत कम मिलती है। आई एग्री। डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस वो कहीं और है। मुझे नहीं लगता वो जमीन पर है, वो किसी और प्लैनेट से आते हैं, जिस तरह से वो लोग रहते हैं। अच्छा, वहां पर आई एम श्योर नीलेश जी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा वो बुलेट ट्रेन। आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कब से बना हुआ है। अब भारत में भी उस तरह का काम होने लगा है। आई एम नॉट श्योर कितना समय लगेगा, हम क्या वो शिनकानसेन जैसे माहौल में ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं उभर कर आई है भारतीय कंपनियों के लिए, जो इस तरह के बिजनेसेस से अब जुड़ने लगी है या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने लगी है। वो वंदे भारत ट्रेन हो या फिर दूसरा जो सरकार का फोकस है कि रेलवेज के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो। हर्षिता, अगर हम देखें तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 1947 से 2013 के बीच में खड़ा किया, ऑलमोस्ट उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग क्षेत्र में 2014 से 2024 के बीच में हो रहा है। भारत में 21,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड थे। आज की तारीख में तकरीबन 59,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है। आज अमेरिका में जितनी डीजल ट्रेन चलती है उससे कम डीजल ट्रेन भारत में चलती है। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी 250 किलोमीटर के आसपास, आज 27 शहरों में मेट्रो कंस्ट्रक्शन में है, और कुछ सालों में तकरीबन 2000 किलोमीटर की मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जो अमेरिका की मेट्रो नेटवर्क से बड़ी होगी। हाईवेज में तो हमने चमत्कार देखा है, 82,000 किलोमीटर के हाईवे 1,65,000 किलोमीटर बन गए हैं। भारत के पोर्ट आज ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। पहले 1400 मिलियन मेट्रिक टन का सामान हैंडल करते थे, आज 2800 मिलियन टन से ज्यादा है। पावर कैपेसिटी में भी 60% से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। एयरपोर्ट्स में 70 एयरपोर्ट से 140 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, पावर, ये सारी चीजें मिला के भारत को कॉम्पिटिटिव कर रहा है, भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे हम एक्सपोर्ट्स में काम कर पाएंगे, अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर पाएंगे। ये एक जर्नी है, इसमें हमें आगे चलते रहना है। आज भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पे हम दुनिया से पीछे हैं, जैसे इंटरसिटी ट्रैफिक हुआ, जैसे इंटरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बट होपफुली धीरे धीरे करके हम इस चीज में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे लेके आएंगे, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत दुनिया भर में कारोबार कर पाएंगे।
नीलेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगली बारी होपफुली एक थोड़ी सी और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो नीलेश साहब साफ कहते हुए कि देखिए, अगर आपने मूवी एंजॉय करनी है तो थिएटर में जाना जरूरी है, यानी कि भारतीय बाजार में अगर आपको निवेश करने का, ये हर जब भी पैसे हाथ में हो निवेश करने का अच्छा मौका होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो जोर दे रहे हैं, जहां पर ऑफ कोर्स कैपिटल गुड्स, इंफ्रा कंपनियां, सीमेंट कंपनियों में एक मौका दिख रहा है उन्हें, और बैंकिंग फाइनेंशियल पर तो वो बुलिश ही रहे हैं। साथ ही साथ